हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है ये हम पढ़ने जा रहे हैं वायसराय के बारे में। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने कवर किया था भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो बहुत सारे छोटे छोटे वहाँ टॉपिक थे, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, फिर आए हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, और अब हमारी अगली टॉपिक है वायसराय के बारे में। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ एक दो टेक्निकल वर्ड है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉर्ड कैनिंग जो रहता है ना, इसका टाइम पीरियड 1856 से लेकर के 1862 है। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। देखिए, जिस समय यह आया 1856 में ना, उस समय ये गवर्नर जनरल था। 1856 में ये गवर्नर जनरल था, 1858 में ये वायसराय बना। तो इसीलिए कहा गया कि यह अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। ठीक है, आया तो गवर्नर जनरल था और आने के 2 साल बाद वायसराय बन गया, फिर 4 साल तक वायसराय बन के रहा, 58, 59, 60, 61 और 62। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1857 का विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। जिस समय 1857 का विद्रोह था, भारत में गवर्नर जनरल का पद था, ना कि वायसराय का पद, क्योंकि वायसराय का जो पद है ये 1858 से शुरू हुआ है और विद्रोह तो 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति सुना है आप लोगों ने ना, उसी क्रांति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस विद्रोह के बाद ये लगा कि यार लोग विद्रोह कर जाते हैं, मतलब उनके अंदर शिक्षा का अभाव है। विद्रोह कौन करता है? शिक्षित लोग कभी विद्रोह नहीं करते हैं। शिक्षित लोग कभी विद्रोह नहीं करते हुए बात अपनी रखेंगे, लेकिन उनका एक ढंग होगा, एक तरीका होगा, विद्रोह नहीं करेंगे। तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि यहाँ शिक्षा में कमी है, तो आगे उन्होंने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय जो है वो लंदन के विश्वविद्यालयों के तर्ज पर खोलने का प्रयास किया। देखिए, विद्यालय बनाए जाने का जो प्रमाण है वो शुरू हो गया था लॉर्ड डलहौजी काल में। प्रमाण मतलब कहने का सेंस ये है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ये क्लियर हो गया था कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उस विश्वविद्यालय को लंदन के विश्वविद्यालय की तर्ज पर खोला जाएगा, यह डिसीजन आया लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। तो बड़ा ध्यान से आप समझिएगा, ये सब टेक्निकलिटी है और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत 1861 में उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जब वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, जब बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, भारत का नहीं, सबसे पहले जो पद आया था बंगाल का गवर्नर जनरल। और 1773 में जब एक्ट आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत रेगुलेट करने की बात की गई थी, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। भारत में और किस जगह पे? या बंगाल में किया जाएगा। एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना बंगाल में किया जाएगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, उसको उच्चतम बोला था, और यहाँ पे हाई कोर्ट की संकल्पना सामने आई। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तैयार हुआ 1861 में। ठीक है, और उसी एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1858 में दोस्तों महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से कहानी चेंज होती है। 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ और महारानी विक्टोरिया ने कहा कि अब भारत में से कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है। एक्चुअली महारानी ने घोषणा पत्र ऐसे क्यों जारी किया, क्या रीजन थे? देखिए दोस्तों, जैसे हमारे देश की कंपनी है टाटा और रिलायंस, ये सब महिंद्रा हो गए, ऐसा हमारे देश की अपनी कंपनी है। सपोज करिए ये विश्व में किसी देश में गई, सपोज करिए ये चली गई कनाडा में। ठीक है, कनाडा गई और वहाँ इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, तो इनका हेड ऑफिस तो भारत में है ना, तो सारा का सारा इन कंपनियों के ऊपर जो कंट्रोल है वो भारतीय सरकार का तो है ही ओवरऑल। भले कंपनियां कहाँ गई हुई हैं, कनाडा में अपना बिजनेस कर रही हैं, चला रही हैं, वो ठीक है, लेकिन मेन कंट्रोल, मेन हेड ऑफिस इनका यहाँ पे, तो मेन कंट्रोल भी हमारे पास है। ओके, अब अगर कनाडा में कोई विद्रोह जैसी स्थिति बनती इस कंपनी को लेकर के, तो हम एक्शन तो लेंगे ना, क्योंकि हमारे देश की कंपनी, एक्शन तो हमें लेना पड़ेगा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक कंपनी थी, न कि हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन नहीं था, हमारे ऊपर कंपनी का शासन था। जो हम बोलते हैं, गलती से बोल जाते हैं कि 400 साल तक ब्रिटेन का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन। हाँ, अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटेन का शासन नहीं था। ब्रिटेन का शासन 1858 से शुरू हुआ। इसके पहले कंपनी का शासन था।
कंपनी अपने तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करती थी, ब्रिटेन नहीं मैनेज करता था। हालांकि ब्रिटेन के दायरे में रह के वो मैनेज किया जाता था, लेकिन पूरी तरीके से ब्रिटेन उस चीज़ को हैंडल नहीं करता था। अब यहाँ से क्या होगा, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने की जो मेन वजह ये थी कि 1857 का जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ था, ये मेन वजह थी। महारानी विक्टोरिया का कहना था कि ये 1857 का विद्रोह, इतना बड़ा विद्रोह भारत में हो गया हमारी कंपनी के विरुद्ध, इसका मतलब है कंपनी कुछ गलत कार्य कर रही है। और तुरंत उसने एक्शन लेके क्या किया, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया, घोषणा पत्र जारी करके। तो अब अगर कंपनी का शासन समाप्त हो जाता तो क्या कंपनी यहाँ से चली जाएगी? नहीं, कंपनी जाएगी नहीं, कंपनी पूरी तरीके से नियंत्रण में आ जाएगी। ब्रिटेन संसद के, जो ब्रिटेन का संसद है उसके नियंत्रण में आ जाएगी, जो ब्रिटेन की महारानी है उनके नियंत्रण में आ जाएगी। तो यहाँ से कंपनी का शासन समाप्त होता है और भारत का शासन पहुँच जाता है किसके पास? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला जाता है। भारत का शासन किसके पास चला गया? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया। मतलब अब जो है ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश के राजा रानी जो कोई भी हो, वो अब डील करेंगे सारी चीज़ों को, वो पूरा कंट्रोल करेंगे, पूरा मैनेजमेंट तौर तरीका सब कुछ उनका होगा। इलाहाबाद में यह घोषणा पत्र पढ़ा गया। मिंटो पार्क आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे है, वहीं पे घोषणा पत्र पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। वहाँ पे बना हुआ भी प्रतिमा भी स्थापित हुई है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल संगम के पास में है, नैनी ब्रिज है वहाँ पे और उसके बिल्कुल बगल में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ही, वहीं पे घोषणा पत्र पढ़ा गया और कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। उसी के बाद से जो गवर्नर जनरल था ये पद को समाप्त कर दिया गया और पद को लाया गया, वायसराय का पद आया। और पहला वायसराय भी कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। लॉर्ड कैनिंग वायसराय बनने के बाद एक दो काम किया उसने, जैसे जो भी सैनिक और असैनिक व्यय थे उसमें उसने कटौती किया। चाहे सैनिक थे चाहे सैनिक न हो, दोनों ही व्ययों में कटौती की गई। ठीक है, और नोट का प्रचलन शुरू हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, नोट का प्रचलन लॉर्ड कैनिंग के समय से शुरू हुआ है। नोट में रुपए का प्रचलन उसके समय से शुरू होता है। भारतीय दंड संहिता तैयार किया गया 1861 को। ध्यान दीजिए 1861 के बाद नियम है जिसमें इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी बना था। ये देखिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी इसी टाइम आया था 1861 में, और 1861 में ही भारतीय दंड संहिता जिसको आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, तो उसमें क्या दिया गया? देखिए दो चीज़ें हैं, एक आईपीसी होता है, एक सीआरपीसी होता है। तो जैसे दंड प्रक्रिया संहिता ये अलग है और भारतीय दंड संहिता ये अलग है। दंड संहिता में दंड का प्रावधान किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता में किस तरीके से दंड दिया जाना है उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सीआरपीसी नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ आईपीसी की। आईपीसी आया था 1861 में। इसके अलावा उसने आर्थिक सुधार के लिए भी काम किया कैनिंग ने। और एक अर्थशास्त्री थे विल्सन, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, विल्सन। तो ध्यान दीजिए कि विल्सन अर्थशास्त्री को बुलाया और विल्सन ने इनको बताया कि आर्थिक सुधार में आपको क्या करना चाहिए कि जिन लोगों की इनकम 500 रुपये से ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा बात को समझिए हमारे, जिन लोगों की इनकम 500 रुपये से अधिक है वो इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। यहाँ कोई परसेंटेज की बात नहीं है, मेन उसने ये बताया कि ये होना चाहिए 500 रुपये से अधिक जिसकी भी इनकम है वो इनकम टैक्स देंगे, वो आयकर की श्रेणी में आएंगे। तो कई बार आपसे पूछता है कि इनकम टैक्स संबंधी सुधार किससे संबंधित है, कूट बना के दे देगा। तो विल्सन याद रखिए, यहाँ तो मैं बहुत सारी बात बता दी आपको कि लॉर्ड कैनिंग ने विल्सन को बुलाया, आर्थिक सुधार के लिए बुलाया, विल्सन भारत में आया, चीज़ों को समझा बुझा और एक रेट अमाउंट तय किया कि 500 रुपये से अधिक जिस व्यक्ति की भी इनकम है वो इनकम टैक्स देगा। इसके अलावा उसने इंपोर्ट टैक्स और एक्सपोर्ट टैक्स को भी बढ़ाया। इंपोर्ट माने होता है दोस्तों आयात कर, इंपोर्ट माने आयात कर। बोला अगर आप विदेशी दूसरे देशों से वस्तुओं को खरीदेंगे तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, आयात कर। ठीक है, और यदि आप निर्यात करेंगे दूसरे देशों में सामान बेचेंगे तो 4% का टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन बताया था? विल्सन ने ही बताया था। साथ ही साथ असम में चाय की खेती को प्रमोट किया गया और नीलगिरी तमिलनाडु में, ठीक है, वहाँ पे कहवा की खेती को प्रमोट किया गया। असम में चाय की खेती को प्रमोट किया गया और नीलगिरी तमिलनाडु में कहाँ पे? वहाँ पे कहवा की खेती को प्रमोट किया गया कि प्रमोशन मिला कि नहीं, इनको वहाँ ज़्यादा खेती होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। अगला जो वायसराय आया कैनिंग के बाद वहाँ है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 एक साल तक खाली थे। यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था, बहावी आंदोलन। मैंने आंदोलन वाले वीडियो में इस आंदोलन के बारे में चर्चा किया हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। तो बहावी आंदोलन का दमन हुआ, एक धार्मिक आंदोलन था ये। और ध्यान दीजिएगा एल्गिन की मृत्यु भी 1863 में हो गई थी पंजाब में। इसी वजह से शासन बस एक ही वर्ष था।
ऐसी मृत्यु हो गई थी, किसी ने हत्या नहीं किया था। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हो गई थी। इसके पहले हम लोगों ने देखा था लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हुई थी, जिसका वो मकबरा बना हुआ है, मकबरा मतलब टॉम बना हुआ है गाजीपुर में, ठीक है। तो याद रखें गाजीपुर में मरा हुआ है, सासाराम में बना हुआ है मेनली, तो ये ध्यान दीजिएगा। एल्गिन वो दूसरा आदमी है जिसकी मृत्यु भारत में हुई है, पंजाब में। हालांकि जो डेड बॉडी थी वो फिर चली जाती है इंग्लैंड शायद। सर जॉन लॉरेंस, इसके बारे में देखिए 63 से लेकर 69 तक हैं सर जॉन लॉरेंस। अफगानिस्तान के संदर्भ में इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति लागू की। किसके संदर्भ में? अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति लागू की। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि अभी इस समय के आसपास थोड़ा दिन पहले ही चल रहा था, अब आंग्ल अफगान युद्ध चल रहा था और वो फेल्योर हो चुका था। मैंने बताया था कि उसको मूर्खतापूर्ण युद्ध की संज्ञा दी गई थी और उस युद्ध के बाद अफगान से थोड़े रिश्ते हमारे सही से नहीं बन पा रहे थे। तो जॉन लॉरेंस ने क्या किया कि एक अहस्तक्षेप की नीति बनाई कि इनसे पहले दोस्ती किया जाए, ठीक है। अहस्तक्षेप, हम आपके काम में हस्तक्षेप नहीं डालेंगे, लेकिन हमसे यार बोलो, बात तो करो, ठीक है। तुम अपना कर रहे हो, अपना करो, अपना जो भी करना करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हमसे बात तो करो। तो देखिए पहले अंग्रेज क्या करते हैं, लगाव लगाते हैं, जब लगाव हो जाएगा तो फिर अपनी बुद्धि लगाएंगे यहाँ पे। तो लॉरेंस ने क्या किया, दोस्ती कर लिया वहाँ के तत्कालीन शासक शेर अली से, दोस्ती करके उसके साथ अच्छे संबंध बनाए, ठीक है, ताकि जो अफगानिस्तान है पहले हमसे बातचीत करे, बातचीत के बाद इसको डील किया जाएगा। भारत व यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोगों ने तार सेवा देखा था और तार सेवा शुरू किया था डलहौजी ने। यहाँ बात कर रहा हूँ पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा, टेलीग्राफ सेवा 1865 में शुरू की गई और किसके समय में? सर जॉन लॉरेंस के समय में शुरू हुई टेलीग्राफ सेवा, लॉरेंस के समय में। अकाल आयोग की स्थापना किया गया, ठीक है, और इसके अलावा भारतीय वन विभाग, ठीक है, इसका भी स्थापना किया गया। अकाल आयोग और भारतीय वन विभाग का स्थापना किया गया। भूटान को इसने पराजित करके संधि कर लिया और जो है उससे एक संधि हो गई, उस संधि के तहत वो भूटान को अलग ही छोड़ा, भारत में नहीं शामिल किया, लेकिन संधि हुई, ठीक है। इतनी बातें थी सर जॉन लॉरेंस के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड मेयो के बारे में। तो लॉर्ड मेयो याद रखिएगा 1869 से 72 तक लॉर्ड मेयो हैं। तो पूरा डिटेल्स इनको पढ़ते हैं, ये आखिरी हैं, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। 1870 की बात कर रहा हूँ, 65 में शुरू हुआ समुद्री टेलीग्राफ सेवा और 1870 में लाल सागर से होकर तार व्यवस्था भी शुरू की गई, लाल सागर से होकर तार व्यवस्था भी शुरू की गई। 1871 में जनगणना प्रारंभ हुई। पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई, किसके समय में हुई, किस वायसराय के समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना शुरू हुई। हालांकि जो वास्तविक जनगणना है, रेगुलर जनगणना, वो 1881 से स्टार्ट होता है रिपन के टाइम में, लेकिन पहली जो है वो मेयो के टाइम में है, ओके। फिर देखिएगा 1872 में कृषि विभाग बनाया गया, ध्यान दीजिएगा। भारतीय वन विभाग जो था वो सर जॉन लॉरेंस के समय में बना था और अकाल आयोग, ठीक है, PWD बना था डलहौजी के समय में। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना अच्छा कलेक्शन जो आपको दिया जा रहा है, अगर इसके बाद भी आप तैयार नहीं कर पाए तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो याद करते चलिए बढ़िया से। कृषि विभाग की स्थापना हुई लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में और CSSO, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, जो डेटा रिपोर्ट जारी करता है, अभी भी भारत में NSO और CSSO है। तो ये भारत में जितने भी सांख्यिकी रिपोर्ट है ये अभी भी जारी करता है और ये बना था लॉर्ड मेयो के काल में, ओके। मेयो कॉलेज की स्थापना भी हुई। देखिए 2 मेयो कॉलेज थे, एक मेयो कॉलेज कहा जाता है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, अब पुराना नाम भी मेयो कॉलेज था, लेकिन ये इलाहाबाद वाला बात नहीं है, ये बात है जयपुर की। जयपुर में एक जगह है, जयपुर नहीं, राजस्थान में एक जगह है अजमेर, जहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। अजमेर में वहाँ का हाई कोर्ट भी है, राजस्थान का हाई कोर्ट भी अजमेर में ही है, ओके। तो वहाँ पे मेयो कॉलेज बनाया गया और ये राजकुमारों के अध्ययन के लिए ये कॉलेज खोला गया था अजमेर में, ओके। तो ज़्यादातर राजे रजवाड़े ये राजस्थान साइड ही होते थे, तो उधर ही थे। कूका विद्रोह इसी समय में हुआ था, 1872 में कूका विद्रोह हुआ था। कूका विद्रोह 1872 में किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में, ओके। थोड़ी बहुत बातें और हैं और ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति भी आई, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति आई और इनकम टैक्स को इसके तहत 1% से बढ़ा के 2.5% कर दिया गया, 1% से बढ़ा के 2.5% कर दिया गया। ध्यान दीजिए कैनिंग के समय में विल्सन ने इनकम टैक्स के बारे में बताया था कि 500 रुपये से अधिक जिसकी भी इनकम होगी वो इस दायरे में होगा, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स के रेट को बढ़ाया जा रहा है, इनकम टैक्स के रेट को बढ़ाया जा रहा है, ओके।
इसके अलावा बम्बई और मद्रास से नमक कर जो था वो बढ़ा दिया गया। बम्बई और मद्रास में नमक कर के मतलब टैक्स के वैल्यू को बढ़ा दिया गया, परसेंटेज को। इसके अलावा यह पहला गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या इसके कार्यकाल में हो गई। हत्या हो गई, किसी का अपने से मर जाना और हत्या हो जाना, ये दोनों दो बातें हैं। तो इसकी हत्या हो गई थी और कहाँ पे हुआ था, ये गया था पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है राजधानी है दोस्तों आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है, वहाँ की राजधानी है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर गया हुआ था और वहाँ पर इसकी हत्या हो गई। एक दंडित अपराधी था जिसका नाम था अफगान का रहने वाला था, शेर खान नाम था, उसने जो है चाकू घोंपकर इसकी हत्या कर दी। तो पहला था गवर्नर जनरल, नहीं वायसराय बोलेंगे, गवर्नर जनरल है ही नहीं, वायसराय, जिसकी इसके कार्यकाल में हत्या हो गई। तो गवर्नर जनरल यहाँ गलत हो गया, या आप वायसराय कर लीजिएगा। ओके, फिर देखिए लॉर्ड नॉर्थ बुक 1872 से लेकर 1876 तक लॉर्ड नॉर्थ बुक जो है ये वायसराय थे। और इनके समय में 1874 में बंगाल और बिहार में अकाल आया, बहुत बड़ा अकाल आया, बहुत भयंकर अकाल आया, बहुत सारे लोग मारे गए, लगभग 50 लाख लोग तक मारे गए थे इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा अकाल आया था। इसके बाद से 2-3 काम शुरू होंगे। यहाँ अकाल शुरू हुआ, आगे हम एक बार और देखेंगे, बहुत बिगड़ अकाल वहाँ भी आता है। 1875 का पीरियड इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान के बारे में हम लोग जानते हैं। इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में खोला, ठीक है। और नॉर्थ बुक के द्वारा इसमें 10,000 रुपये का दान भी दिया गया। रुपया किसने चलाया था, लॉर्ड कैनिंग ने, बात की ना पीछे हम लोग। ओके, नॉर्थ बुक जो है बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़, बड़ौदा ये गुजरात में है, वहाँ के राजा थे मल्हार राव गायकवाड़। उन पे भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाकर उनको मद्रास भेज दिया। कब, 1875 में। और सत्ता पहुँचा दिया किसके हाथ में, मल्हार राव के भाई के पुत्र के हाथ में सत्ता पहुँचा दिया। ओके, उसके बाद देखिए स्वेज नहर की स्थापना हो चुकी थी इस टाइम में, स्वेज नहर। और स्वेज नहर के खुल जाने के कारण ब्रिटेन व भारत के मध्य व्यापार जो था वो तेज़ी के साथ बढ़ा। लॉर्ड नॉर्थ बुक के समय में ये व्यापार जो है तेज़ी के साथ बढ़ता है, क्योंकि स्वेज नहर की स्थापना हो चुकी है और स्वेज नहर ओपन हो चुकी है। प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स के जो राजकुमार थे 1875 में किंग एडवर्ड सप्तम ये भारत आए, किंग एडवर्ड सप्तम ये भारत आए 1875 में ही। लॉर्ड लीटन जो है 76 से लेकर 80 तक लॉर्ड लीटन का काल है। और इन्होंने राज उपाधि अधिनियम के तहत, जो कि 1876 में आई थी, आते इन्होंने एक अधिनियम बनाया, राज उपाधि अधिनियम। इस अधिनियम के तहत उन्होंने 1877 में महारानी विक्टोरिया को, जिनका घोषणा पत्र पढ़ा गया था, कैनिंग ने जो पढ़ा था, महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि, कैसर हिंदी की उपाधि दी। और ये उपाधि दिया गया था दिल्ली दरबार में, ठीक है। तो कैसर हिंदी की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी को भी मिली थी। हालांकि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उस उपाधि को लौटा दिया था। ओके, तो याद रखेगा महारानी विक्टोरिया को भी कैसर हिंद की उपाधि मिली। कब, 1877 में। इसके लिए एक अधिनियम भी आया था, राज उपाधि अधिनियम 1876। ये लॉर्ड लीटन देखिए एक बहुत अच्छे उपन्यासकार, निबंध लेखक और साथ ही साथ साहित्यकार भी थे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा कभी कूट दे दे कि कौन सा जो है वायसराय ऐसा था। तो याद रखिएगा लॉर्ड लीटन जो है, लीटन का काम था लिखना, लीटन से बना दीजिए लिखना, ठीक है ना। तो बार बार लिखते थे, तो क्या लिखते थे, उपन्यास, निबंध, लेखक, साहित्यकार, ये सारी चीज़ें। सारे साहित्यकारों की जो टोली थी, जो मंडली थी, जो सभा था इन लोगों का साहित्यकारों का, वो लीटन को किस नाम से बुलाते थे, वो बुलाते थे ओवन मैरिडिथ, ओवन मैरिडिथ के नाम से बुलाते थे, जानते थे वो सब, ओवन मैरिडिथ। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ये इन्हीं के बारे में भी देख रहे हैं, ये आखिरी पॉइंट्स हैं इनके बारे में। 1876 से लेकर 1878 में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में बहुत भयंकर अकाल आया। अभी 75 में अकाल हम लोग देखा था, अकाल शुरू हो गया था और अकाल बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ पहुँच गए, अकाल आ गया 76 से 78 में। भयंकर अकाल आया, लगभग 50 लाख लोग मारे गए, वहाँ पे शुरुआत हुई थी और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग मारे गए। 1878 में एक रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, स्ट्रेची आयोग भी इसको बोला जाता है, एक रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग बना जिसको स्ट्रेची आयोग भी बोला जाता है और अकाल आयोग भी बोला जाता है। तो अकाल आयोग बना। देखिए अकाल आयोग हमने पीछे ही पढ़ा कि अकाल आयोग यहाँ बना था, आप देख सकते हैं सर जॉन लॉरेंस के काल में, ठीक है। अकाल आयोग ये देखना अकाल आयोग, लेकिन प्रांतों में जो अकाल आयोग है वो बना लीटन के समय में। ओके, तो
तो ये था, देखिए लिटन का भी हम लोग टाइम पढ़ रहे हैं, ये 76 से 80 तक हैं। तो इनके काल में जो है प्रांतों में बन गया है अकाल आयोग। अकाल आयोग प्रांतों में बना करके अकाल कोष की स्थापना किया गया कि एक फंड रहे ताकि जब कभी अकाल आए तो लोगों का मदद किया जा सके। प्रथम दिल्ली दरबार जो बनाया गया, जिसमें कैसर हिंद की उपाधि दी जानी है, 1 जनवरी 1877 को कलकत्ता में एक पत्रिका ने इसकी तुलना किया। क्या तुलना किया? व्यंग कसा इस पे कि नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। किसने किया है? कलकत्ता की एक पत्रिका ने तुलना किया था। नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था 1878 में, इन्हीं के समय में, लिटन के समय में। तो इसके बारे में जान लीजिए, कन्फ्यूजन बड़े लोगों को रहता है। भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। एक बात एक लाइन में सुनिए खाली, भारतीय भाषा, दूसरे भाषा में आप कर सकते हो लेकिन भारतीय भाषा में आप समाचार पत्र को प्रकाशित नहीं कर सकते हो, उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका थी एक, ठीक है, जिसको निकाल रहे थे शिशिर कुमार घोष जी। तो अमृत बाजार पत्रिका बंगाली भाषा से, बंगाली भाई भारतीय भाषा है, तो इसमें वरना प्रेस कूलर एक्ट आ जाने से अब बंगाली भाषा में पत्रिका नहीं छाप सकते हो, तो इसको तब्दील कर दिया गया अंग्रेजी में। तो कितना डर बन गया था, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सारे तो बंद हो चुके हैं, बंद हो गए इस एक्ट के आने के बाद, बंद हो गए। और ये तो जान लीजिए कि उस समय के शासन व्यवस्था द्वारा गला घोटा जा रहा था, किसी को अपनी बात रखने का मौका ना दिया जाना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि 1817 में क्वालिफाई किए थे आईसीएस का परीक्षा, पहली बार भारत में, पहले व्यक्ति थे भारत के। और 1879 में मैंने आपको बताया था कि इंडियन एसोसिएशन नाम का एक संगठन इन्होंने तैयार किया था। और यहाँ पे देखिए इसके अगले साल ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के बाद ही वो संगठन बना था। तो ध्यान दीजिए कि इन्होंने कहा कि आकाश से होने वाला ये वज्रपात है। उनका क्या टिप्पणी रहा कि आकाश से होने वाला ये वज्रपात है। आर्स्किन एक व्यक्ति था, उसने कहा कि विपरीतगामी, असंगत और भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग है। ये बतलाया किसने? अर्स्किन ने बतलाया। ये सारी बातें याद रखिएगा। थोड़ी सी बातें और है, भारत शस्त्र अधिनियम भी 1878 में आया। भारत शस्त्र अधिनियम के 11वें अधिनियम में यह कहा गया कि किसी भी भारतीय का बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना और उसका व्यापार करना दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो ये शस्त्र अधिनियम आ गया। 1878 से लेकर 80 तक आपका चला द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। पहला चला था ऑकलैंड के काल में, हमने बताया था, आप याद कर लीजिए, आ से ऑकलैंड, आ से आंग्ल, आ से अफगान, याद है ना। 1838 से 42 तक चला था। और दूसरा वाला हुआ 78 से 80 में, लॉर्ड लिटन के समय में। सिविल सेवा की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी लिटन ने। बड़ा गंदा किया यार, ठीक है। 19 वर्ष में कैसे कोई सिविल सेवा दे सकता है, ठीक है। तो जानबूझकर इसने ऐसा किया कि कोई भी भारतीय उसमें सिलेक्ट ना हो पाए। हालांकि बाद में जब रिपन आया तो रिपन ने इन सारी चीज़ों को हटाया, जैसे वर्नाकुलर प्रेस को उसने हटाया, ये गलत है और भारतीय भाषा में छपने चाहिए न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं जो भी हैं। साथ ही 19 वर्ष का जो ये टारगेट था इसको फिर से 21 वर्ष कर दिया, किसने? रिपन ने। लेकिन लिटन ने क्या किया था? घटाया था। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होती है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आएगी। देखिए बहुत ज़्यादा शार्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, शार्ट में यार आपके पास किताबों में लिखा हुआ है। तो यहाँ हम बात करते हैं डिटेल से, और यहाँ कोई शॉर्टकट में नहीं लेता हूँ इसलिए, क्योंकि चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जिसके काल में हुआ है, वो तो मुझे बताना ही बताना है। तो यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, जहाँ से आप हर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, हिंदी हो, मैथ रीजनिंग पे भी मैं फोकस करूँगा। एक एक टॉपिक पहले कवर हो जाए, जैसे एंशिएंट अभी मैं कवर करने के पीछे पड़ा हूँ, तो एक बार एंशिएंट कवर हो जाएगा, उसके बाद ही मैं किसी दूसरे टॉपिक पर हाथ लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं पॉलिटी ख़त्म करूँगा और हिंदी ख़त्म करूँगा। उसके बाद मैं शुरू करूँगा जियोग्राफी। पॉलिटी और हिंदी में थोड़ा ही बचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ मैं, तो थोड़ा ही बचा हुआ, तो उन सारी बातों को डिटेल से करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए आपको वीडियो इस तरह के मिलते रहें। और अगर वीडियो पे ऐड आता है तो उस ऐड को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, बहुत विनम्र निवेदन है आपसे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताइए इन सारे वीडियो के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ओके। और 2018 में सिलेक्शन लेना है, ये हमारा मोस्ट टारगेट है एकदम, ये गोल हमें अचीव करना है हर हाल में, ये आप लेके चलिए। कल संडे है और कल के दिन में आपको एक मोटिवेशनल वीडियो ला के देने वाला हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन वो काम करेगा आपके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।